नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष यादव जी, जो कि निजामाबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए आपको सीधा जोड़ते हैं डॉक्टर पीयूष से और अपने सवालों के कुछ जवाब लेने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, पहला सवाल तो मैं वही पूछना चाहूंगा जो मेरे दर्शक सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपको एडमायर करते हैं। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा के बाद राजनीति में आना कैसे आपने सोचा कि मैं राजनीति में कदम रखना चाहता हूं? देखिए, एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक बीमारी होती है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे कहते हैं लकवा। आम भाषा में लकवा दो तरीके का होता है, एक होता है इस्चेमिक, एक होता है हेमरेजिक। अगर जो ब्लड सप्लाई है उसमें वेन्स में अगर कोई क्लॉट आ जाता है, उसके कारण अगर ब्लड फ्लो आगे नहीं बढ़ पाता, कोई रुकावट आ जाती है, तो वो होता है इस्चेमिक। और अगर वो फट जाती है तो वो होता है हेमरेजिक। करीब 80% लकवे इस्चेमिक होते हैं और इसमें एक इंजेक्शन होता है टीपीए का, जो अगर लगा दिया जाए तो करीब करीब लकवा पूरी तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको 4.5 घंटे के अंदर लगाना होता है। हमने इस प्रपोजल को बनाया और 2013-14 की बात है ये, हमने बनाया और हमने बहुत सारे नेताओं को ये समझाने की कोशिश की। जैसे चाइना में ये इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में चूंकि इसके बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो ये यहाँ भी उपलब्ध होना चाहिए। और इस चीज को हमने बहुत सारे नेताओं को बताया। 90% तो समझ नहीं पाए, 10% समझ के आगे नहीं बढ़ाना चाहे। फिर हम किसी तरीके से सरकार तक पहुंचे और हमने अपनी बात बताई। सरकार ने इस इंजेक्शन को परचेज कर लिया, उनको ये बात समझ में आई, परचेज कर लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन सरकार ने परचेज किए थे। इन 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन में सिर्फ आजमगढ़ एक जिला है जहां ये इंजेक्शन 5 बार प्रयोग किया गया, 5 बार उसका रीअलॉटमेंट किया गया। बाकी 74 जिलों में इंजेक्शन एक्सपायर हो गया, क्योंकि सरकार ने इंजेक्शन तो खरीद लिया, लेकिन ये लगना कैसे है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसे ही कुछ और मुद्दे रहे हैं। फिर हमें ये लगा, जब हम समाज के लिए ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से विषय को रख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समाज के भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं, तो हमें खुद इस विषय को आगे बोलना चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का जो उत्थान होता है, जो परिवर्तन होते हैं, उसमें जो राजनीतिक महत्व उसका बहुत ज्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल होगा, वो अच्छे से बात को रख सकता है, उसको करा सकता है सदन में। यही कारण है मेरा राजनीति में आने का। जैसा कि सर ने बताया कि अपनी पढ़ाई लिखाई को उन्होंने किस तरह से पॉलिटिकल करियर बनाने का प्रयास किया ताकि वो समाज सेवा कर सके। मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर उसका उपयोग कहीं भी समाज की भलाई में करने का मौका मिले तो बिल्कुल करें, उसमें बिल्कुल न हिचके। सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा सीधा निजामाबाद विधानसभा के ऊपर कि इस बार क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके क्षेत्रीय क्या मुद्दे होने वाले हैं या हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का? आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सर रहने वाला सिविल लाइन का हूँ। सिविल लाइन आजमगढ़ के। तो आप निजामाबाद में प्रवेश किए होंगे तो भदली पुल से आए होंगे। आजमगढ़ में आपने प्रवेश, आजमगढ़ से आपने निजामाबाद में प्रवेश किया, तो निजामाबाद ने खुद में बोल दिया कि वो निजामाबाद है। चाहे आप भदली से निजामाबाद की सड़क की बात करें, चाहे आप फूलपुर से जो क्षेत्र दुर्वासा क्षेत्र को जोड़ा जाता है खपड़ा के गांव तक की सड़क की बात करें, या ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं। जैसे आज मैं कोलपुर गया था, वहां 17 किलोमीटर घूम करके वो पहुंचते हैं सेंटरवा। और इसी तरह चकबारी एक गांव है, चकबारी करीब 8 किलोमीटर घूम के पहुंचता है सिमरी। इन दोनों की दूरी अगर एक पुल इनको दिया जाए तो सिर्फ 1 किलोमीटर रहेगी। ये क्षेत्रीय विकास के मुद्दे हैं। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं अच्छी होगी तो आपके यहाँ विकास पहुंचेगा कैसे? न सड़क है, न पुल है, न ही कोई निजामाबाद में अच्छा अस्पताल है जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ मिल सके। न ही यहाँ पे बच्चियों की शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज है, न ही युवाओं के लिए कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, न ही यहाँ पे खेल
बहुत प्रचलित है। 4 खेल खेले जाते हैं, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। इन युवाओं को ना तो कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ना ही इनको आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा माध्यम है जो इनको आगे बता सके, सही दिशा दे सके। आप इसके साथ ही बहुत ही व्यवहारिक मुद्दे हैं किसानों के। किसानों को एक भी अनाज मंडी नहीं है पूरे निजामबाद में। पूरे निजामबाद में एक भी सिंचाई को लेकर के अगर आप पूछें तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप बिजली की व्यवस्था को देखेंगे तो पूरे निजामबाद में करीब करीब 80% जो भी बिजली की व्यवस्था है वो करीब करीब ध्वस्त है। अगर आप निजामबाद की बात करें तो हर नेता निजामबाद की जमीन को लेकर के शुरू होता है अपने भाषण में। वो शुरू करता है ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि, लेकिन क्या हाल है उस धार्मिक स्थल का, या बाकी जो भी धार्मिक स्थल हैं विभिन्न धर्मों के, उनके क्या हाल हैं। अगर इन सब को विकसित किया जाए, सभी धार्मिक स्थलों को इनकी कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, गांव में सिंचाई और बिजली की अच्छी व्यवस्था की जाए, किसानों के लिए अनाज की मंडी की जाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाए, ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक मुद्दे हैं जो किसी क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करते हैं। और मैं विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहा हूं और यही मेरा मुद्दा है। सर, जैसा आपने बताया कि निजामबाद क्षेत्र में जो बदहाली है, यहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब है, पर सर पिछले 3 बार से यहाँ पर विधायक जो रहे हैं उनके कार्यकाल को आप किस रूप से देखते हैं कि वो क्या कर सकते थे और क्या उन्होंने नहीं किया एकदम ही? देखिए, मुझे लगता है कि यह विचारधारा की लड़ाई है। उनकी ही बात मत करिए, बहुत सारे और भी विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस क्षेत्र के विकास में कोई भी योगदान अभी तक नहीं दिया है। उनका प्रथम ध्येय सभी लोगों का विधायक बनना था। मेरा ध्येय क्षेत्र का विकास करना है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं। दुर्वासा में मैंने काम किया है। जब 42 गांवों की बिजली व्यवस्था खराब थी तो उनको 18 दिनों तक सारे नेता आते रहे, किसी ने भी ध्यान नहीं रखा कि करीब 80,000 लोग बिना बिजली के पड़े हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चकबारी के पुल से अभी तक 3 लोग गिर करके एक्सपायर हो चुके हैं। मतलब इतनी बेसिक आवश्यकता है। मैं बहुत सारे गांव में जाता हूं अंगना करने, और वहां पे लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे वो एक्सपायर हुआ है। मैं डॉक्टर हूं, इस जिले का सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर सेंटर और ट्रॉमा सेंटर को मैनेज करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कब मरीज बच सकता है। करीब करीब 70 से 80% मामलों में उन मरीजों को प्राइमरी इलाज नहीं मिला रहता। अगर एक अच्छा नेता एक सही सोच के साथ काम कर रहा होता तो इस क्षेत्र में एक्सपायरी की संख्या कम हो जाती। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मसला है इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे युवाओं के लिए। देखिए, कहने को विचारधारा की ये लड़ाई है, और जो सोच जिसकी है वो उस पे काम किया। जो विधायक बनने आया है वो विधायक बनेगा, जो बेटा बन के आया है वो क्षेत्र का विकास करेगा। सर, जैसे कि 2022 का चुनाव बसपा के बैनर तले लड़ रहे हैं, और बसपा के लिए 2022 और निर्णायक नजर आता है। एकदम डू और डाई सिचुएशन बसपा के लिए स्पेशली यूपी में देखी जा रही है। आप एज ए न्यू कैंडिडेट अपने को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस करते हैं? देखिए, मैं इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूं, और मैं इस क्षेत्र के लिए कभी भी नया नहीं हूं। बसपा की नीतियों से हमेशा प्रभावित रहा हूं और हमेशा जनता के लिए काम किया है। हमारी नीतियां ही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का सिद्धांत पे आधारित है, और समाज के सभी वर्गों का जो उत्थान है उसको सुनिश्चित करना ही हमारा ध्येय है। समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं उनको उनका हक दिलाना, उनके लिए लड़ाई करना, उनको उनके हक तक पहुंचाना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है, और इस पे हम शुरू से काम करते रहे हैं। और इससे जुड़ करके भी मैं जिस उद्देश्य को पहले लेके चल रहा था उसी उद्देश्य पे आज भी हूं। और बसपा निर्णायक भूमिका में है। अब की बार उत्तर प्रदेश में बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, और हमारी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगी। सर, जैसे आपने मायावती जी का जिक्र किया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि
मायावती जी जब अपने कार्यकाल में थी तो उन्होंने लखनऊ राजधानी का नवीनीकरण कराया और भी कई क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं जो कि मतलब कि नोटेड है, उनको देखा जा सकता है। पर जब वो आज की डेट में चुनाव लड़ रही हैं तो सपा और भाजपा की तरह, खास तौर 2 पार्टियों की बात करूंगा मैं, वो विकास के मुद्दे को इतना ज्यादा उछाल क्यों नहीं पा रहे हैं कि हम विकास के लिए आना चाह रहे हैं? ये मेरा पहला सवाल। इसी में से एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा अपना, जिस तरह से और पार्टियां सपा और बसपा सोशल मीडिया का यूज करती हैं कैंपेनिंग के लिए और कुछ जगहों में सोशल मीडिया निर्णायक भी साबित हो जाती है, आपको नहीं लगता कि बसपा कहीं इस पे पीछे रह जा रही है, उस तरह से कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे नहीं कर पा रही है? देखिए, आपका पहला मुद्दा जो विकास का था, रोजगार की आवश्यकता सबको होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रोजगार देने की शुरुआत बहन जी ने शुरू की थी। जब उनकी सरकार बनी थी तो करीब 1.25 लाख पदों पे सफाई कर्मी की भर्ती की गई थी। उस चीज को बाकी पार्टियों ने सीखा है। आवास देने की सबसे पहले शुरुआत बहन जी ने की थी, काशीराम शहरी क्षेत्र आवास। उन्होंने उन लोगों को जिनके पास कोई आवास नहीं था उनको आवास दिया। आज सभी लोग आवास की बात करते हैं। विकास ही हमारा प्रथम मुद्दा रहा है और हम इसी पे काम करते रहे। आवास, सड़क, पार्कों का विकास, शिक्षा क्षेत्र में लोगों का विकास, शिक्षा क्षेत्र के संस्थानों का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको विकसित करना और समाज को सशक्त बनाना कि वह देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ये हमारा उद्देश्य रहा है। और हमारे ही उद्देश्यों को लेकर के आज ये प्रचारित कर रही है। जो हमारा उद्देश्य मूल था, हम उसे प्रचारित करने की क्या आवश्यकता? मुझे ये थोड़ी कहने की आवश्यकता है कि मैं ही डॉक्टर पीयूष सिंह हूं। अरे मैं हूं। इसी तरह बसपा का उद्देश्य ही समाज का विकास रहा है। बसपा हमेशा इसी पे काम ही की है और हर व्यक्ति जानता है ये। हर व्यक्ति ये मानता है कि जिस तरह कानून व्यवस्था बहन जी के शासन में थी वो कोई भी सरकार नहीं दे सकी। सभी ने दावे किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, लेकिन जो कानून व्यवस्था रही है वो कानून व्यवस्था सबसे अच्छी बहन जी के शासनकाल में रही है। जनता मानती है और जो लोग सामने कहते हैं कि बसपा शासन को लेकर के, वो भी पीठ पीछे जाकर के ये कहते हैं यार कहे तो थे, लेकिन ये बात सही है बहन जी के शासन में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था और विकास था। जो सोशल मीडिया से सवाल तो उसका जवाब देना चाहेंगे आप? जो आपका सोशल मीडिया का प्रश्न है, आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं जिस तरह देख रहा हूं सोशल मीडिया में हमारी पार्टी बहुत एक्टिव है और हमारा एक एक कार्यकर्ता एक समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जो सूचनाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं उसको प्रचारित करता है। भ्रामक सूचनाएं देना ना हमारा काम है, न ही हम इस तरीके से कार्य किए हैं। ये बाकी पार्टियां करती रहती हैं। वो मसाला दिखता है तो वो ज्यादा प्रचारित होता है, मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। भ्रामक सूचना की बात आपने उठा करके एक थोड़ा सा टारगेट कर लिया सभी पार्टियों को एक साथ, अच्छी बात है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जब आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, या शुरुआत कहें जब आप राजनीतिक करियर चल रहा था आपका, तब आप भाजपा से जुड़े हुए थे, पर जैसे ही चुनाव नजदीक आता है आप बसपा से टिकट ले लेते हैं। तो ये जो शिफ्ट आया है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ूंगा मैं कि दोनों संगठनों में आपको कुछ वैचारिक अंतर नजर आते हैं कि नहीं? देखिए, 10 साल लगातार मैंने कार्य किया जनता के लिए। 10 साल में लगा रहा और जब जनता के लिए एक सही निर्णय लेना था तो आपने जिस पार्टी का नाम लिया वो चूक गई। भाजपा कभी भी कार्यकर्ता के लिए कार्य नहीं करती। भाजपा ने कभी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। मैं बस इतना आपसे कहूंगा, मुझे जनता के लिए कार्य करना था। बहन जी ने इस विषय को समझा, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आजीवन बहन जी का ऋणी रहूंगा और हमेशा इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे कार्य करता रहूंगा। सर मैं अपना एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा इसमें, आखिरी सवाल भी मेरा ये होगा सर, जैसे आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, आप डॉक्टर भी हैं और आप विधायकी के लिए दावेदार भी हैं। सर मेरे युवा इस वीडियो को देखेंगे आपके, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग पढ़ लिख कर कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, क्या जरूरी है उनका राजनीति में उतरना?
किसी भी चीज के परिवर्तन को, सामाजिक परिवर्तन को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, समाज में और राष्ट्र हित में कोई योगदान देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मंच हैं, लेकिन राजनीति एक सबसे अच्छा मंच है। यहाँ पे सदन में उनके मुद्दों को उठाइए और उनके विकास के लिए काम करिए। लड़ाइयाँ बाहर भी लड़ी जाती हैं सदन के, और सदन में भी लड़ी जाती हैं। जो बाहर लड़ी जाती हैं उनको निर्णायक भूमिका तक पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सदन से आप सीधे समाज के मुद्दों को उठा सकते हैं और उन तक वह लाभ पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है जो भी व्यक्ति देश उत्थान के लिए कार्य करना चाहता है उसे राजनीति में जरूर आना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। धन्यवाद सर।